क्या कंट्री में जो बोला जा रहा है कि एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल फादर एंड मदर्स की है। तो इस नुआंस को समझने के लिए हमें जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को देखना होगा इस पूरी डिबेट के। तो अगर हम देखें जूरिस्प्रूडेंस में, तो जब भी जूरिस्ट अपनी अपनी फिलॉसफी देते हैं, लीगल फिलॉसफी, तो वो बात करते हैं हमें ऐसा कानून बनाना है जो कि परफेक्ट हो, आइडियल हो। तो ये आइडियल कानून सिर्फ अभी नहीं है, शुरू से बात हो रही है। चाहे हम प्लाटो का देखें तो उसने एक आइडियल सोसाइटी की बात की थी, बट बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि आइडियल सोसाइटी को अचीव करना मुश्किल है, तो उसने एक सेकेंडरी सोसाइटी की बात की थी, जिसने उसमें इसलिए बोला था प्लेटो ने कि जो आइडियल सोसाइटी का सब्स्टिट्यूट है इस रियल वर्ल्ड में वो लॉज हैं। तो उन लॉज को एक्चुअल सोसाइटी में कैसा होना चाहिए इसकी बात भी प्लाटो ने की थी। उसने सिर्फ एक हवा में कंसेप्ट नहीं बनाया कि एक आइडियल है, हमें उसको उसके ऊपर ही जीना है, उसको अचीव करना है। उसने एक्चुअल सोसाइटी की बात की कि एक्चुअल सोसाइटी में क्या होना चाहिए। यही कंसेप्ट फिर रोमन में भी फॉलो हुआ। रोम में भी हमें दो कंसेप्ट मिलते हैं, जस्ट नेचुरल एंड जस्ट सिविल। नेचुरल लॉ जो गॉड का है, जो परफेक्ट लॉ है, एक ह्यूमन मेड लॉ, इसकी बात रोम में भी हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो जो क्रिश्चियन जितने भी फिलोसफर्स थे, फॉर एग्जांपल सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो थे, तो उन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया है गॉडली सिटी का, एक अर्थली सिटी का। गॉडली सिटी जो परफेक्ट सिटी है, जो भगवान की सिटी है। अर्थली सिटी एक ऐसी सिटी बनाना, ऐसा लॉ बनाना, ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें हम इंसान के नेचर को समझते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। फिर यही फिलोसफी हम चाहे पॉजिटिविस्ट जूरिस्प्रूडेंस में देखें। पॉजिटिव स्कूल में एक्चुअल बात होती है कि लॉ क्या है, बट उसके पीछे भी जैसे बेंथम ने पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल दिया, तो वो प्रिंसिपल जो उसकी फिलोसफी है बेंथम की, वो भी छुपी हुई है रियलिज्म में कि एक्चुअली में ह्यूमन का नेचर क्या होता है, सोशलिज्म में कि सोशली ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। यही फिलोसफी जर्मन फिलोसफर्स जैसे फीचे, हैगल एंड स्किबलिंग, इन तीनों की भी फिलोसफी, जर्मन आइडियलिस्टिक फिलोसफी जो दी थी उन तीनों ने, उन तीनों की फिलोसफी के पीछे भी आइडियलिस्टिक अप्रोच रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैच करती थी कि रियली आइडियल सोसाइटी हमें कैसे बनानी है, ह्यूमंस को समझ के, सोसाइटी को समझ के। अगर हम देखें अगस्त कॉम्पटे ने जो एक सोशोलॉजिकल स्कूल में भी और हिस्टोरिकल स्कूल में भी फॉलो करते हैं, उनकी फिलोसफी भी उन्होंने बोला था कि सोसाइटी अगर हमें परफेक्ट बनानी है, आइडियल, तो उसमें हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। उसमें जो बिजनेसमैन हैं, जो बैंकर्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी चाहिए। मदर्स एंड जो वाइफ्स हैं उनको संभालना चाहिए मोरालिटी को। और सरकार को डेमोक्रेसी के ऊपर रन नहीं करना, सरकार को उसने बोला था कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर रन करना चाहिए। फिर अगर हम देखें मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी। तो जितनी भी हम देखें फिलोसफीज हैं वो सारी बात करती हैं कि एक्चुअल में अगर हमें आइडियल सोसाइटी बनानी है तो वो कैसे बनेगी। बट अगर हम देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस लौटें, तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन बना है तो उसमें क्या उन कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने आइडियल सोसाइटी बनाई है, या फिर एक आइडियल के नाम पे उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बना दी जिसको कभी अचीव नहीं किया जा सकता। अब फॉर एग्जांपल देखें आइडियल्स, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेपरेशन ऑफ पावर्स तो रखी है, बट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डिवीजन ऑफ पावर है। हमने पावर डिवाइड कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक स्टेट होएगी, एक यूनियन होएगी, उसके नीचे स्टेट्स होएंगी, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स इनके पास पावर है, उनके पास पावर है। फिर हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर सेपरेट कर दी। हमने इलेक्शन कमीशन अलग से बना दिया, कैग अलग से बना दिया ऑडिट के लिए, हमने इंफॉर्मेशन कमीशन अभी अलग से बना दिया है। ऐसे हमने सारे जो भी बॉडीज थी उनको अलग अलग से बना दिया उनकी। बट अगर हम देखें उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जो भी अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, गवर्नर को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, कैग के ऑडिटर को, जो कैग है उसको अपॉइंट करना है, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, लोकायुक्त को अपॉइंट करना है, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? इन सबको अपॉइंट करती है वो पार्टी जो कि पावर में आई है। अब पावर में आई हुई पार्टी ही लेजिस्लेशन में मेन पार्टी होती है, उसी पार्टी का ही एग्जीक्यूटिव में पीएम बनता है, उसी के मिनिस्टर्स बनते हैं, उसी के आगे फर्दर उसी की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट बनेगी, जुडिशरी बनेगी, उसकी मर्जी से बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनेगी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सब भी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिर्फ बात यह है कि यूनियन में और स्टेट में अलग अलग से गवर्नमेंट हो सकती है, बट अगर एक ही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी स्टेट और यूनियन दोनों में आ जाए तो फिर तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर पूरी इंडिया के हर एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गन में हो। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने ये सब नहीं सोचा था? अब कॉन्स्टिट्यूशन फादर ने ये सोचा था कि जो बंदा इलेक्ट होएगा, जो पर्सन, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव एक फेयर होएगा, वो एक आइडियल होएगा, वो मोरालिटी के बेसिस पे इलेक्ट होएगा, उसमें पूरी कूट कूट के मोरालिटी भरी होएगी। उन्होंने ये सोच लिया, क्योंकि
अगर हम देखें रियलिटी में, तो इलेक्ट होने के लिए आपको मोरालिटी, आपको लॉजिक की, आपको लॉ की, साइंस की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा भाषण देना आना चाहिए। अगर आपको भाषण देना आता है तो आप इलेक्ट हो सकते हो। उसके बाद आपको लॉ बनाने हैं। आपको नहीं पता लॉ कैसे बनेंगे, आपको नहीं पता कंट्री को कैसे चलाना है, आपको नहीं पता किसको पॉइंट करना है, किसको नहीं पॉइंट करना। तो जो इलेक्शन का क्राइटेरिया रखा है वो एरिस्टोक्रेसी नहीं है, वो मेरिट बेसिस पे नहीं है, वो सिर्फ एक भाषण देने की एक टेक्निक के बेसिस पे है। तो इसमें पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है वो सिर्फ दो बातों पे रिलाई करता है। फर्स्ट, कि जो लोग चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो लोग समझदार होंगे, अपने एक्चुअल डिसीजन अपनी सोच समझ के साथ लेंगे, वो रैशनल बींग्स होंगे। और सेकंड प्रिंसिपल, जिनको इलेक्ट किया जाएगा वो अपना काम सही से करेंगे, क्योंकि उन्हीं के इलेक्शन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि बाकी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी पीएम गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सबकी जो भी इनकी मतलब ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये सब डिपेंड करता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होंगे, और उनको वो कैसे होंगे डिपेंड करता है कि लोग उनको अच्छे से चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स भूल गए कि जिस बंदे को चूज करना है कि हमें मेरे को किसको इलेक्ट करना है, वो बंदे को इन्फॉर्म कौन करेगा, उसके अंदर जो बायसनेस है, बायसेस हैं, जो उसके अंदर कमियां हैं, उनको उसको सही से इलेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा। इस सब के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन फादर भूल ही गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स अपने आइडियल सोसाइटी बनाने की चकाचौंध में रियलिटीज को भूल गए, ह्यूमन नेचर को भूल गए कि ह्यूमन नेचर कैसे काम करता है। तो अभी जो कंट्री की करंट सिचुएशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दो लोगों की जा सकती है। पहली उन कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स की जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हाईजैक किया जा सकता था, जिसको करप्ट किया जा सकता था। इसीलिए आज हम देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जब से बना है तब से करप्शन, सेल्फिशनेस, अनएजुकेटेडनेस एंड माल प्रैक्टिसेस इतनी सारी हो रही हैं। तो इसके लिए एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया, उन्होंने सिर्फ एक आइडियल ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जो कभी अचीव ही नहीं हो सकती थी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उन इंसानों की जो कि फ्लॉड है, जो कि रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है। यही बात बेंथम ने की थी, ऑस्टिन ने की थी, अगस्त कॉम्टे ने की थी, मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इन सब ने बातें ऐसी क्यों की थी? इसीलिए की थी कि इन सब ने ह्यूमन नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व किया था और पाया था कि ह्यूमन नेचर एक करप्टेबल नेचर है, वो एक रैशनल बीइंग नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं रैशनल बीइंग की, उसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, बट इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स एक्चुअल प्रैक्टिस में हमेशा फेल होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो बेसिक असम्पशन है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की वो ये होती है कि ह्यूमन रैशनल डिसीजन लेगा, बट कभी भी हमें पता है इकोनॉमिक्स में भी और रियल लाइफ में भी और लॉ में भी कि रैशनल डिसीजन कभी भी इंसान नहीं लेता, इंसान के डिसीजन कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे मीडिया नहीं था इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसीजंस। उस टाइम पे सिर्फ आप जाते थे, रैली करते थे, उस तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे। तो उस टाइम के सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सोसाइटी बना दी, जो कि सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका आइडियल कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी भी, जो अभी इलेक्ट कर रहे हैं उनकी भी, और जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं उनकी भी। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लो है, जिस फ्लो को यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।